रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया हुआ है। आज हम तुगलक वंश के बारे में रिवाइज करेंगे। तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक था और पूरे सल्तनत काल में सबसे बड़ा कार्यकाल तुगलक वंश का ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हुई तो उसमें हमने बताया था कि जो खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुबारक शाह था, उसकी हत्या एक सैनिक खुसरो खां ने की थी। फिर खुसरो खां की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम गाजी मलिक है। इसको भी याद रखिएगा कि इसका नाम गाजी मलिक था और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद अगर बात करें नहर निर्माण की, तो पूरे सल्तनत काल में सबसे पहले नहर निर्माण की व्यवस्था शुरू जिसने की तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। यहाँ पे याद रखिएगा, नहर निर्माण की शुरुआत की। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि नहरों का जाल किसने बनाया, किसने बिछा दिया नहरों का जाल, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। लेकिन स्टार्ट किसने किया तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। फिर उसके आगे क्या है कि दक्षिण भारत का अभियान इसने जौना खां के नेतृत्व में किया। यानी कि इसने जब दक्षिण भारत अभियान किया तो इसका जौना खां के नेतृत्व में इसने किया। जौना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक कहा। यानी कि देखिए, जो जौना खां था वो जब दक्षिण भारत जीत गया तो गयासुद्दीन तुगलक ने उसको मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दी। अब आगे क्या है कि जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु वहां से धन प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, उस समय पे ज़्यादातर जो अभियान हुआ करते थे वो धन के लिए हुआ करते थे, क्योंकि मुख्य रूप से वहाँ पे चाहे कहीं भी देख लीजिए, मुख्य रूप से कृषि ही होती थी। अब कृषि से बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता नहीं था, यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा होता नहीं था। इसीलिए ज़्यादातर जो अभियान या फिर आक्रमण वगैरह होते थे वो सब धन के लिए ही होते थे। इसी तरीके से गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान किया, किंतु वहां से इसको कोई भी धन प्राप्त हुआ ही नहीं। अब उसके आगे देखते हैं। इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली तक पहुंचने से पहले दान में दी गई जो भूमि है उसका हिसाब दीजिए। इसके पहले जब हम खिलजी वंश पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ा था। उसने भी निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा था। वो चचा तो चले गए और उसी तरीके से सेम टू सेम इसने भी निजामुद्दीन औलिया से भूमि की जो हिसाब था उसको तैयार करने को कहा कि जब तक मैं, क्योंकि ये बंगाल में उस समय पे था, तो इसीलिए उसने कहा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले या फिर दिल्ली पहुंचने तक आप अपने जो भूमि है उसका हिसाब तैयार रखिएगा। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया ने भी उत्तर दिया। उन्होंने क्या कहा कि हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? तो निजामुद्दीन औलिया का है। अब आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया, किंतु इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। देखिए, ये जो जौना खान था यानी मोहम्मद बिन तुगलक, इसने गयासुद्दीन तुगलक के लिए एक महल बनवाया, वो भी लकड़ी का। अब ये उसमें सोने गए और पता लगा महल ही ढह गया, महल गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके पहले जब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुजूर, दिल्ली अभी दूर है, तो इसीलिए तब से ये कहावत बन गई कि हुजूर, अभी दिल्ली दूर है या फिर दिल्ली अभी दूर है। इसके कहने का मतलब होता है असंभव कार्य, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए असंभव चीज़ें ही की गई हैं। निजामुद्दीन औलिया से उसने भूमि का हिसाब मांगा और ये बेचारा खुद ही चला गया, यानी वो काम कर ही नहीं पाया। इसीलिए एक हिसाब से उनके कहने का ये मतलब था दिल्ली अभी दूर है, आप कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अब आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो चुकी है, तब उसके बाद जो अगला शासक बना वो मोहम्मद बिन तुगलक बना। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो जौना खां था, है ना, क्योंकि अभी इसके बारे में हमने पढ़ा कि जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने कहा, है ना। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसका मूल नाम जौना खां था।
जो जौना खां था ये 22 भाषाओं का जानकार था। उसके अलावा ज्योतिष, खगोल और गणित का भी अच्छा खासा इसको ज्ञान था। पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। सल्तनत काल का सबसे विकास इसी के समय हुआ, यानी जो सल्तनत काल था उसका विकास सबसे ज़्यादा इसी के टाइम पे हुआ और सबसे ज़्यादा बिखराव भी इसी के समय हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ गलतियां कर दी। देखिए, भले ही पढ़ा लिखा है, लेकिन अब कई बार होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उनमें एटीट्यूड आ जाता है, वो किसी की बात ही नहीं सुनते, कहते हैं ना हम बहुत पढ़े लिखे हैं। तो इसका भी कुछ उसी तरीके से हिसाब था। तो इसने कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ की हुई है जिसके कारण सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा बिखराव भी इसी के समय हुआ। चलिए उन गलतियों को देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसने दोआब पर कर लगा दिया जब वहाँ पे अकाल पड़ा था। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, क्योंकि दो नदियों के बीच का क्षेत्र यानी दोआब क्षेत्र जो होता है वहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, फसलें बहुत अच्छी से होती हैं। काम तो इसने सही किया वहाँ पे टैक्स लगा के, क्योंकि फसल अच्छी खासी होती है, लेकिन समस्या क्या हुई, किसी से इसने राय ही नहीं लिया और इसने उस समय पे टैक्स लगाया जब वहाँ पे अकाल पड़ा था। अब बताइए, किसी से राय ले लेता तो लोग बताते हैं ना कि इस बार मत लगाइए कर, क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ा है। हो गया, किसान भी इसके खिलाफ हो गए। उसके अलावा इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चला दी। सांकेतिक मुद्रा जो तांबे की इसने चलाई कि जैसे मान लीजिए तांबे का सिक्का है तो उसकी कीमत उसने सोने के भाव कर दी, क्योंकि भाई सांकेतिक मुद्रा है, हम संकेत समझ लिए, तो तांबा बहुत आसानी से मिल जाता है। तो उस समय जितने भी लोहार वगैरह थे सब तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलानी शुरू कर दी, बनानी शुरू कर दी, और इसका ये काम भी असफल हो गया और समझिए घाटा कुल मिला के मोहम्मद बिन तुगलक को ही हुआ। फिर उसके बाद क्या है कि मंगोल आक्रमण के डर से राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाया गया। देखिए, जब हम खिलजी वंश पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इस बात की हमने चर्चा की हुई थी कि सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ अभी वो लोग शांत हुए नहीं थे, अभी भी वो आक्रमण कर रहे थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को इसका डर था कि अगर मंगोल आक्रमण जहाँ होगा वहाँ पर राजधानी रहेगी तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए इसने सोचा कि जो हमारी राजधानी है उसको दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जिसको देवगिरी भी उस समय पे बोला जाता था, वो दिल्ली से दौलताबाद ले गया। और ये इसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि देखिए दिल्ली से दौलताबाद जब आप जा रहे हैं तो बहुत सारी प्राकृतिक रुकावटें आती हैं। कौन कौन सी, जैसे विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, अजंता, ये तो पर्वत हो गया। उसके अलावा नर्मदा, ताप्ती, ये सभी नदियाँ दिल्ली से दौलताबाद के बीच आती हैं, तो और बहुत दूरी भी हो जाती है, जिसके कारण इसके बहुत सारे सैनिक भी आते जाते मारे गए, धन भी खर्च हुआ और कोई मतलब भी नहीं हुआ, और ये भी इसकी एक गलती साबित हुई। फिर आगे क्या है, खुरासान, ईरान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज एवं उन्हें 1 साल का वेतन बाद में बिना युद्ध के ही संधि कर ली। इसके कहने का क्या मतलब है कि इसने खुरासान पर आक्रमण करने के लिए फौज बुलवाई, उनको 3 लाख फौज बुलवाई और उनको 1 साल का वेतन दे दिया। फिर बाद में इनको पता नहीं क्या सूझी, ये जाके खुरासान के जो राजा थे उनसे संधि कर ली। अब सैनिक परेशान कि बताओ हमको इतने समय तक परेशान काहे किया भैया, जब आपको युद्ध करना ही नहीं था। तो अब ये बेचारा क्या करे, तो इसने कराचील अभियान कर दिया। कराचील हिमालय में स्थित बहुत ही दुर्गम में चोटियां हैं, तो वहाँ पे जब इसके सैनिक गए तो जो बचे कुचे सैनिक थे वो भी मरमरा गए, है ना। तो ये कुछ इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण गलतियां थी। उसके अलावा इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं, देखिए 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने सल्तनत काल से टूटकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। देखिए, अभी हमने बात की थी ना कि मुगल पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा बिखराव इसी के समय पे हुआ, तो उसी टाइम पे हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य और हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली इससे टूटकर, ठीक है। उसके अलावा 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और ये इब्न बतूता से ये प्रभावित होकर उसको दिल्ली का काजी है,
दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इब्न बतूता के कहने पर ये मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया। उसके अलावा इब्न बतूता के नेतृत्व में दूत मंडल को चीन भेजा। फिर आगे क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्योहार मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकारों ने कहा कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया, क्योंकि पूरी जनता इससे ऊब चुकी थी। इसने ऐसे ऐसे काम किए थे, कहने को तो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा बिखराव इसी के समय पे हुआ, उसके अलावा बर्बाद भी इसी के समय पे हुआ। इसीलिए जनता इससे पूरी तरीके से ऊब चुकी थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला जो शासक हुआ वो फिरोज शाह तुगलक हुआ। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अकबर से मिलते जुलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक था ये जौना खां का चचेरा भाई था। ये जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसकी माता हिंदू थी। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। देखिए, इसकी माता हिंदू थी, इसलिए इसको ऐसा डर था कि कहीं जनता ये ना सोच ले कि मेरी माँ हिंदू है तो मैं किसी एक पक्ष को, मतलब किसी एक धर्म का पक्षपात करूँगा, है ना। इसीलिए इसने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया, यानी जजिया कर लगा दिया। क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था तो उसने ब्राह्मणों को मुक्त रखा था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि किसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। इसने अशोक के टोपरा अभिलेख तथा मेरठ अभिलेख को दिल्ली लाया। देखिए, अशोक के जो लघु शिलालेख है उनमें से एक टोपरा अभिलेख और एक मेरठ अभिलेख है, तो उसको इसने दिल्ली में ले गया। ठीक है, फिर अब आगे क्या है, इसने अलग से एक निर्माण विभाग बनवाया और 300 से अधिक नगर यानी शहरों का निर्माण करवाया। तो सबसे ज़्यादा शहरों का किसने निर्माण करवाया, तो 300, मतलब 300 से अधिक शहरों का निर्माण किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अब आगे क्या है, इसने नहरों का जाल बिछा दिया। देखिए, इसके पहले हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि जो नहर निर्माण की शुरुआत है वो तो उसने की थी गाजी मलिक ने, लेकिन जो जाल बिछाया वो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अब आगे क्या है, जो किसान सरकारी नहरों से खेती करता था उसे हक ए शर्ब नामक कर देना होता था, जो उपज का 10% होता था। अब देखिए, इसने नहर का निर्माण करवाया है तो इसको भी तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होना चाहिए ना, इसीलिए उन नहरों से जो भी किसान सिंचाई करते थे उन्हें हक ए शर्ब नामक कर देना पड़ता था। अब आगे क्या है, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक 1,80,000 दास रहते थे। दासों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान इसने बनवाया। अब भाई इतने ज़्यादा दास रहते हैं तो उनके मैनेजमेंट के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए इसने दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक एक विभाग बनवाया। अब आगे क्या है, इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। गरीब, असहाय तथा अनाथों की सहायता के लिए दीवाने खैरात बनवाया। दारुल सफ़ा नामक अस्पताल विभाग बनवाया। उसके अलावा अनुवाद विभाग भी बनवाया, यानी कि जो अन्य धर्म की पुस्तकें हैं उनको अनुवाद करने के लिए अनुवाद विभाग बनवाया। उसके अलावा इसने सरकारी खर्च पर लोगों को हज पर भेजना शुरू किया। तो क्या क्या काम किया, नहरों का जाल बिछवाया, बहुत ज़्यादा नगर का निर्माण करवाया, दीवाने खैरात नामक एक संस्थान बनाई जो कि अनाथों असहायों की सहायता के लिए थे। उसके अलावा दारुल सफ़ा नामक अस्पताल बनवाया। अब आगे देखते हैं, उसके बाद यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बाद अगला जो शासक हुआ वो नसीरुद्दीन महमूद हुआ। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि यह एक अयोग्य शासक था। इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था, यानी कि इसका साम्राज्य बहुत ही छोटा हो चुका था। इसके पंजाब का सूबेदार खिज्र खां ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण कर लिया। एक तो बिखराव तेजी से हुआ, फिर जो पंजाब का सूबेदार था उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हो गया। तैमूर लंग के आक्रमण के डर से यह दिल्ली छोड़कर भाग गया। वाह शहंशाह।
तैमूर लंग ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया, क्योंकि अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो ये जो खिज्र खां था पंजाब का सूबेदार, इसी ने तैमूर लंग को बुलाया था आक्रमण के लिए, ठीक है। और जब तैमूर लंग आक्रमण करने के लिए आया तो ये तो भाग गया नसीरुद्दीन शाह। फिर उसके बाद खिज्र खां को इसने दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया। फिर अब आगे क्या है, तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने इसकी हत्या कर दी। तो अगर आपसे पूछा जाएगी कि किस वंश का अंत तैमूरों के आक्रमण से हुआ या मंगोलों के आक्रमण से हुआ, तो वो तुगलक वंश था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर 1414 ईस्वी में तो खिज्र खां ने नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी, तो पूरी तरीके से यह वंश समाप्त हो गया। फिर अब इसके बाद अगला वंश आएगा सैयद वंश, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।